तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब अच्छे हों और आप क्वेश्चन बना रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 7, यूनिट 2 हाइड्रोलॉजी का लेक्चर नंबर क्या है? 7। अभी तक हम लोग जो बात किए थे कि रेनफॉल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रेनफॉल क्या होगा, उसका नंबर ऑफ टोटल जो आपका रेन गेज स्टेशन है वो कितना लगेगा, और उस पर बेस्ड ईयर का क्या सिनेरियो था वो सब आप देख चुके हैं। रेन रन ऑफ को निकालने के लिए बहुत सारे मेथड को अभी आप देख चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एम एफ डी। एम एफ डी इसका मतलब इस फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। इस फिगर में क्या दिख रहा है आपको कि बाढ़ आया हुआ है ना, और यहाँ पर कुछ मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस टाइप कुछ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाढ़ जो आया है उस बाढ़ को ही आज हम लोग को पढ़ना है। फ्लड मैक्सिमम कब आ सकता है और उसका संभावना हम लोग पहले ही कैसे लगा लेते हैं कि बाढ़ आने वाली है या सुखाड़ पड़ने वाला है। एक सिविल इंजीनियर ये चीज़ जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में वो ये चीज़ बता सकते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि आपका मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज सिंपल सा मतलब यह है कि अगर फ्लड ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना पड़ेगा कि फ्लड को कम कैसे करें, या फ्लड का स्प्रेड क्या होगा, या कितना पानी आ रही है। अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़ के आए थे इससे प्रीवियस लेक्चर में रन ऑफ के बारे में। वहाँ से ही कुछ कुछ आपको यहाँ पर देखना होगा। एक टर्म और आप लोग पढ़े होंगे, वेटनेस ऑफ इंडेक्स, वो भी आप लोग देख चुके हैं। कहता है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो फ्रॉम अ कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन ए स्मॉल टाइम। मतलब कह रहा है कि बहुत कम समय के लिए ही बहुत ज्यादा पानी का आ जाना ही बाढ़ कहलाता है। बहुत कम समय के लिए, बहुत थोड़ा सा समय के लिए बहुत ज्यादा पानी का आ जाना बाढ़ कहलाता है। सपोज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कि ये पूरा पटना है, पूरा बिहार से बनाते हैं मैप, रुकिए। ठीक है, और इसके बीच से गंगा नदी जाती है। और पटना का सीन देखिएगा कि पटना यहाँ पर है, यहाँ पर है पटना। अब देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी नदी आ रही है। एक इधर से सोन नदी, और यहाँ से गंडक नदी, और इधर से आपका पुनपुन नदी। समझ रहे हैं बात को? इतना नदी यहाँ पर आ गया एट ए टाइम, बारिश का समय है और इतना पानी आ गया। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर गंगा के क्षेत्र में यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, यहाँ पर बाढ़ की समस्या आ जाएगा। आप सुने भी हैं कि राघोपुर का एरिया हो या बहुत सारा मनेर का एरिया हो, ये सब पानी में डूब जाता है। हाजीपुर का एरिया हो, ये सब बाढ़ में आ जाता है। इसका मतलब सिंपल सा मतलब कि बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा पानी का आ जाना। कहाँ पर पानी आ गया? तो पटना के रीजन में बहुत ज्यादा पानी आ गया, क्योंकि इधर से सोन नदी है, यहाँ से आपका पुनपुन नदी है, इधर से आपका गंडक जो आपका सोनपुर के आसपास पहलाजा घाट में मिलती है, और इधर आपका मनेर के आसपास, और ये आपका फतुआ के आसपास। इसका मतलब पूरा पटना पानी से भर गया है। एक गंगा नदी में खुद पानी है, और पानी इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, यहाँ से भी पानी आ गया। सेम सिनारियो कुछ इधर भी है। यहाँ से कोसी नदी, कोसी का दो सहायक नदी भी है। यहाँ से कौन कौन सा? एक ब्रह्मपुत्र, आपका सॉरी बागमती हो गया, एक कमला हो गया, इधर से कोसी। अब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है इस रीजन में। बहुत सारे रीजन, अररिया, सहरसा, खगड़िया हो गया, मधेपुरा हो गया, ये सब रीजन में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर बाढ़ लाता है। एक सिनारियो और है बिहार में, यहाँ पर आपका घाघरा नदी है, और छोटे छोटे नहर बहुत इससे निकले हैं। त्रिवेणी नहर, बहुत सारा नहर है यहाँ से निकला हुआ, तिरुत नहर, त्रिवेणी नहर, ये सब नहर। यहाँ पर भी बाढ़ का जब पानी यहाँ पर आता है तो छपरा, गोपालगंज, सिवान, यहाँ पर बाढ़ ये नदी ला देती है। क्योंकि इधर से एक नदी और है कर्मनासा नदी, ये भी नदी जाके गंगा नदी में मिलती है।
एक उधर से छपरा, इधर से चौसा में जाके। तो मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा पानी वहां पर आ जाता है, जिसके कारण वहां पर क्या होता है, बाढ़ आ जाता है। वही कहता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लो, बहुत ज्यादा आपका पानी का फ्लो है फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन ए स्मॉल पीरियड, कम समय के लिए बहुत ज्यादा पानी का आ जाना। अब थोड़ा ये बिहार का सिनारियो था, अब थोड़ा सा हम लोग कैचमेंट से समझते हैं कि कैचमेंट से कैसे होगा, देखते हैं। एक छोटा सा कैचमेंट हम लोग बनाते हैं। और ये बीच से अब छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज है, और ये आउटलेट है। ठीक है। अब क्या हुआ कि बहुत सारा मतलब पानी आया और धीरे 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 करके यहाँ पर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होगा, फ्लड बढ़ेगा, ज्यादा पानी आ जाएगी। कहता है इट इज एक्सप्रेस एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में ही इसे हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये डिस्चार्ज है, इसका मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड व्हिच इज यूज्ड फॉर सेफ्टी ऑफ रिजर्वायर। जो रिजर्वायर की सेफ्टी के लिए भी देखना पड़ता है कि रिजर्वायर का हमें डिजाइन भी करना पड़ता है कि मैक्सिमम कितना फ्लड आएगा, उसके बिहाफ में उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। यही आपका क्या था, मैक्सिमम डिस्चार्ज फ्लड। अब कहता है कि इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो एमएफडी को अफेक्ट करता है। आप समझो कि सिंपल सी बात है कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर होगा कि मेरे यहां बाढ़ ला देगा। कौन कौन सा हो सकता है कि हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर आपके रीजन में बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत लगातार बारिश हो रही है, कंटिन्यूस बारिश चल रही है, 5 दिन 10 दिन का बारिश हो रही है, वो बाढ़ लाएगी, बाढ़ लाएगी वो चीज। तो दूसरा कहता है लेट इन रेनी सीजन। तीसरा पॉइंट कहता है यूनिफॉर्मली स्प्रेड रेनफॉल इन लार्ज एक्सटेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, कि बारिश जो हुई है वो लार्ज कैचमेंट एरिया में एक्सटेंड कर गया है, ये भी हो सकता है। फेन सेव्ड कैचमेंट एरिया, फेन सेव कैचमेंट एरिया का सिंपल सा मतलब है, आपको दो टाइप का बताए थे, फेन मतलब जिसका आपका लार्ज शेप है, और फर्म जिसका आपका स्मॉल शेप है। इसका मतलब लार्ज शेप है तो रन अप को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, रनअप को ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। जब रनअप को कंट्रीब्यूट करेगा ज्यादा, इसका मतलब मेन स्ट्रीम में जाएगा पानी सब। जब मेन स्ट्रीम में पानी जाएगा तो वो पानी आपका स्टोर होगा, तो वो आपको फ्लड ला सकता है, ये हो सकता है। स्टीप स्लोप, तीखा स्लोप है, मतलब बहुत ज्यादा स्लोप है और पानी आया वो तेजी से यहां से निकल रहा है, ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर रॉकी सॉइल, मतलब ऐसा सॉइल है जो नीचे परकुलेट नहीं कर रहा है, इन्फिल्ट्रेट पानी आपका नहीं कर रहा है, वो सारा का सारा जितना पानी आया है वो सारा का सारा पानी किसको कंट्रीब्यूट कर जा रहा है, रनअप को, मेन स्ट्रीम में जाके मिल जा रहा है। एंड डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड का डायरेक्शन भी डाउन स्ट्रीम में ही है, और खतरनाक तेज बारिश होगी और खतरनाक पानी तरीका से चलेगा, जो आपका स्टीप स्लोप जो है वो सब आपको क्या लग जाएगा, मैक्सिमम फ्लड। ये सब कुछ पॉइंट हैं जो एमएफडी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। आपके एग्जामिनेशन भी, ये सारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है कि एमएफडी को इफेक्ट कौन कौन सा टर्म करता है। अब हम लोग इसका एस्टिमेशन करना है कि कौन कौन सा मेथड है इसको एस्टिमेट करने के लिए, राइट। तो सबसे पहले आपको जो मेथड है वो मेथड देखिए। सबसे पहले कौन सा मेथड है, इंग्लिश फॉर्मूला, दूसरा डिकेन फॉर्मूला, तीसरा खोसला फॉर्मूला, एंड लास्ट मेयर्स फॉर्मूला। ये टोटल फॉर्मूला जो देख रहे हो ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला है। और भी हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यही पढ़ना है कि आपके पास कौन कौन सा मेथड है। कह रहे मेरे पास इंग्लिश फॉर्मूला है, डिकेंस फॉर्मूला है, खोसला फॉर्मूला है, फिर मेयर्स फॉर्मूला है। आइए बारी बारी से एक एक फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास आ गया इंग्लिश फॉर्मूला। क्या कहता है इंग्लिश फॉर्मूला, कहता है इट इज अप्लीकेबल टू वेस्टर्न, इट इज अप्लीकेबल टू वेस्टर्न, इसका मतलब वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात के साइड ही हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कहां कहां, या तो वेस्टर्न महाराष्ट्र या तो फिर गुजरात,
और वो किस टाइप के कैचमेंट का रहेगा, फेन शेप्ड कैचमेंट। किस टाइप का कैचमेंट रहेगा, फेन शेप्ड कैचमेंट रहेगा। और उसके लिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला दे रखा है 125 ए अपॉन रूट अंडर 1 ए प्लस 10.24। यूनिट आपको पता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए कि इट इज एक्सप्रेस इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये जो फॉर्मूला आप जो देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपको इंग्लिश फॉर्मूला है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू कितना बोला, 125 मीटर, सॉरी एरिया लिख लीजिए यहाँ पर कंफ्यूज करने, ए प्लस 10.4, यूनिट पता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब 125 जो है वो कभी कभी 120, 123 इस टाइप से भी कोई कोई बुक में लिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड जो आपका है वो 125 ए लिखा हुआ है। ये कहां पर यूज होता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में और गुजरात के रीजन में, जब आपका कैचमेंट का शेप कैसा हो, फेन शेप्ड कैचमेंट होता है तब। इसका मतलब कि फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा 125 ए अपॉन रूट अंडर ए प्लस 10.24। ये आपका इंग्लिश फॉर्मूला है। दूसरा आपका डिकेंस फॉर्मूला है। डिकेन फॉर्मूला क्या कहता है, अप्लीकेबल फॉर सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया के लिए ही ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या है कि A इज इक्वल टू सी ए का पावर 3/4। क्या है, Q इज इक्वल टू सी ए का पावर 3/4। C का वैल्यू 2 से 40 के बीच हम लोग रखते हैं। A आपका क्या है यहाँ पर एरिया है, 1 पावर 3/4। तीसरा फॉर्मूला अपना खोसलास फॉर्मूला, ये सिंपल हम लोग यूज करते हैं, R बराबर P माइनस का L, R बराबर P माइनस का L। P क्या है आपका रेनफॉल है, और L क्या है आपका लॉस है, कि कितना बारिश हुई कितना लॉस हुआ, हम लोग यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड लास्ट है आपके पास मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला क्या है आपको, Q इज इक्वल टू 175 रूट अंडर ए, वेयर आपका जो MFD इन मीटर क्यूब पर सेकेंड आपको पहले से पता है, और एरिया क्या है, एरिया ऑफ कैचमेंट इन मीटर स्क्वायर। ये आपके पास टोटल 4 फॉर्मूला था MFD को कैलकुलेट करने के लिए। MFD समझ में आ गया, MFD को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है वो पता है आपको। अब कौन कौन सा फॉर्मूला है उसको एस्टिमेट करने के लिए, उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो आपके पास टोटल 4 फॉर्मूला थे जिससे आप लोग एस्टिमेट करते, इंग्लिश फॉर्मूला, डिकेंस फॉर्मूला है ना, फिर उसका खोसला फॉर्मूला, फिर आपके पास मेयर्स फॉर्मूला। ये टोटल 4 फॉर्मूला था। अब एक टर्म आता है रेन गॉजिंग। रेन गॉजिंग क्या है, रेन गॉजिंग जो है कहता है स्ट्रीम गॉजिंग मीन्स टू determine the characteristic of a stream flow. It includes determine discharge Q is equal to area into V, that area into velocity, that means area and velocity of flow। Q is equal to है area into velocity। देखो तो अभी भी यूनिट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कितना यूनिट आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका रेन गॉजिंग है। फॉलोइंग द कॉमन मेथड टू डिटरमाइन डिस्चार्ज ऑफ रिवर, कैनाल और चैनल। ये कुछ मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं कि रिवर में डिस्चार्ज क्या हुआ, कैनाल का, चैनल का क्या डिस्चार्ज है। तो स्ट्रीम गॉजिंग गेजिंग क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रीम फ्लो, कि कैसा कैरेक्टर है स्ट्रीम फ्लो का, भाड़ा क्या है, वो चीज मेजर करने के लिए। एयर वेलोसिटी मेथड, वायर मेथड, केमिकल मेथड, वेंचुरी फ्लूम मेथड, ये आपके पास मेथड है। अब एक करंट मीटर है, इस फिगर से देखिए, इसको रोटेट करना पड़ता है। ये आपका कुछ सस्पेंशन वाटर है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो कॉज द व्हील टू रोटेट, जिसके कारण क्या होता है, रोटेट होता है पानी की वजह से। करंट मीटर इज फिटेड विथ ए डिवाइस टू रिकॉर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल व्हील ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ फ्लो। आपका जो ये व्हील जो दिख रहा है, ये आपका क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट कैसे होगा, आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो के कारण ये क्या होगा, रोटेट होगा, है ना। और उसका वेलोसिटी 0.2 डी से 0.8 डी आर डिटरमाइंड, एंड एवरेज वैल्यू इज टेकन एज मीन वेलोसिटी। और एवरेज वैल्यू हम लोग किससे निकालते हैं, मीन वेलोसिटी से।
n number of revolution made by wheel per second, a and b are constant given by manufacturer, जो manufacturer है कंपनी का वो चीज निकाल के देता है. The boat is generally used for small velocities, but for higher velocities and rough water boat is generally encouraged. अगर बहुत ज्यादा तीखा आपका करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए हम लोग बोट का यूज नहीं करते हैं. अब एक टर्म आ आपका इल्ड, बार बार ये टर्म आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से ही. इल्ड जब लेक्चर नंबर 6 आई थिंक स्टार्ट हुआ था, इल्ड का वैल्यू आ रहा था. अब इल्ड समझिए है क्या. Yield is defined as the total quantity of water available from catchment area at the outlet. समझिएगा, अगर ये कोई कैचमेंट एरिया है, ठीक है, आउटलेट ये है, समझिएगा. ये जितना ट्रिब्यूटरीज दिख रहे हो, जितना ये आप सोचिए छोटी छोटी नदी है, नाले हैं, ये सब का सब पानी यहाँ पर लोड देगा. अगर समझिए बिहार है, बिहार में बहुत सारी नदी गंगा नदी में मिलती है, चाहे उत्तर बिहार से आ रही है नदी या दक्षिण बिहार से जो नदी जा रही है वो मिड में गंगा नदी में मिलती है. और ये गंगा नदी का पानी सभी नदी का पानी कैरी करते हुए बंगाल की खाड़ी ले जाती है. इसका मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड होगा पानी का. जब आप पटना में 3 नदी मिल रही थी तो यहाँ बहुत ज्यादा पानी जा रहा, जिससे फ्लड आ जा रहा था. इसका मतलब जब इतना बिहार की टोटल नदी पूरे गंगा नदी में जा रही है और वो बंगाल की, वहां पर बहुत ज्यादा पानी होगा. वही बात समझिएगा. कहता है इट यील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फ्रॉम कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए. दिस क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम इन यूनिट्स ऑफ m मीटर क्यूब, मिलियन मीटर क्यूब. मिलियन मीटर क्यूब अभी जस्ट आप लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, इसका मतलब देखे थे 10 का पावर 6 मीटर क्यूब. या हेक्टेयर मीटर की बात करें, या हेक्टेयर मीटर की बात करें, 10 का पावर 4 होता है 1 हेक्टेयर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, का मतलब 10 का पावर 4 मीटर क्यूब. यही होगा. Yield कैन बी एस्टिमेट फ्रॉम आइदर रिवर गेजिंग, या तो रिवर गेज से हम लोग निकाल सकते हैं, मास कर्व एनालिसिस और रेनफॉल एनालिसिस. हम लोग यील्ड जो एस्टिमेट कर सकते हैं वो या तो रिवर गेजिंग के साथ मदद से, या मास कर्व मदद से, या रेनफॉल एनालिसिस के मदद से. यील्ड कंप्यूटेशन इज इंपॉर्टेंट एज स्टोरेज कैपेसिटी डिपेंड ऑन इट. यील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, मतलब रिजर्वायर की कैपेसिटी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. While taking up any irrigation project, preliminary calculation are made by using empirical formula. स्टार्टिंग में जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो सभी के सभी फॉर्मूला किससे हम लोग empirical फॉर्मूला का यूज करते हैं. Once it is finalized, exact calculation are made by river gauging and correcting the rainfall runoff yield and verify corrected of the yield assumed for planning purpose. अब पूरे बात को समझने की कोशिश कीजिएगा. अगर हम मोटा मोटी इसको समझे आसान भाषा में, यही बात समझिए कि आप एक परिवार में रह रहे हैं और उस परिवार में पानी के कितना खर्चा है, उसके लिए किस टाइप का टंकी डिजाइन करना है. हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं कि 1000 लीटर का टंकी लेना है या 2000 लीटर का टैंक लेना है, ये डिपेंड करेगा. या आप कहीं पर रिजर्वायर बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, उसका क्या कैपेसिटी होगा, ये हो सकता है. कैपेसिटी कैसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कैपेसिटी को, पहले पता करेंगे ना कि रेनफॉल कितना हो रहा है, रन ऑफ क्या है यहाँ का, ये सब निकालेंगे. स्टार्टिंग है प्रीलिमिनरी सर्वे जब हम करेंगे, ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करते हुए जब हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, तब हम लोग क्या करेंगे, एक रिजर्वायर का कैलकुलेशन करेंगे, रिजर्वायर का डिजाइन करेंगे. यही आपका यील्ड था. और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये 10 का पावर 4 मीटर स्क्वायर है, ये 10 का पावर 6 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है, सॉरी ये मीटर क्यूब हो जाएगा. अब एक टर्म आता है डिपेंडेबल यील्ड. डिपेंडेबल यील्ड भी आप लोग अभी पढ़ के आए थे, एक न्यूमेरिकल बनाए होंगे जिसमें लिखा होता 75%. कहता है डिपेंडेबल यील्ड रिप्रेजेंट दैट वैल्यू ऑफ यील्ड व्हिच विल बी अवेलेबल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ ईयर पर रेनफॉल साइकिल. कि बहुत सारे रेनफॉल साइकिल के लिए हम लोग इसका वैल्यू यूज करते हैं.
There are two methods of calculating dependable yield. First, by assuming certain dependability percentage, and second, by adopting rainfall of an average bad year. अगर सपोज करते हैं किसी जगह का यील्ड का हम लोग को मेजरमेंट करना है, यील्ड का सिंपल सा मतलब आपको रिजर्वायर का कैपेसिटी से है, मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज, वही हम लोग का मतलब है। यहाँ पर कहता है कि सपोज कीजिए कहीं पर आपका जो आ गया ये 100 आ गया, या कहीं पर आपका 500 आ रहा है मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब। हम लोग एमएफडी जो है ये आ रहा है आपका मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, तो किसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे? ये पूरे एवरेज जो हम लोग लास्ट 30 साल का जो हम वैल्यू देखे हैं, एक तो मिनिमम आ रहा है 100, एक आ रहा है आपका 500, तो किसके लिए हम डिजाइन करेंगे? मीटर क्यूब, सॉरी। अगर सपोज कीजिए लास्ट 30 ईयर से हम जब पूरा डाटा निकाले, एमएफडी जो है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, वो हमें पता चला एक 100 मीटर क्यूब कहीं आ रहा है, और ये मैक्सिमम ये आ रहा है 500 मीटर। ये पूरे 30 साल में हमें एक वैल्यू ऐसा आ रहा है जो सबसे मिनिमम है, और वो कितना है 100, और सबसे मैक्सिमम है वो कितना है 500। अगर मान लेते हैं कि रिजर्वायर का डिजाइन करने जा रहे हैं, और ऐसा हो कि हम 100 के लिए डिजाइन कर दें, तो हम जब 100 के लिए डिजाइन करेंगे तो बार बार हमें यह पता चलेगा कि रिजर्वायर ऑलवेज फुल है। अगर 500 के लिए डिजाइन करेंगे तो 500 तो सब बार आता नहीं है, रिजर्वायर खाली है। तो भाई हम डिजाइन करें तो करें किसके लिए? तो डिपेंडेबल यील्ड कहता है कि सर आप 60% या 75% मैक्सिमम का लेके डिजाइन कीजिए। क्लियर? कि जो आपका मैक्सिमम आ रहा है उसका 60% या 75% लेके डिजाइन कर दीजिए, और यही आपका स्टोरेज कैपेसिटी होगा रिजर्वायर का। क्लियर? तो डिपेंडेबल यील्ड समझ में आ गया क्या है, यील्ड समझ में आ गया, एमएफडी समझ में आ गया, उसका फैक्टर क्या क्या है, और एस्टिमेट हम लोग कैसे करते हैं। तो आपका ये टोटल यूनिट नंबर 2 था। जो यूनिट नंबर 2 हाइड्रोलॉजी, वो आपका पूरी तरीका से खत्म हो चुका है। हम आशा करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, और इस पे बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन न्यूमेरिकल आया होगा वो भी आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम लोग मिलते हैं यूनिट नंबर 3 के साथ, जो कि आपका क्रॉप से रिलेटेड है, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। तो फिर आप अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, तो हम बताएंगे डाउट, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।